So, hello, Tectonic family. Welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So, let's get started. So, जिस तरह के आज आपको वीडियो का टाइटल देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज हमने किस बारे में बात करनी है, तो वो है ASP.NET कोड। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ अपनी पिछली चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं कि जो हमने पहले पढ़ी, जिसके अंदर था वेब फॉर्म्स और MVC। वेब फॉर्म्स और MVC जो है वो है हमारी ASP.NET फ्रेमवर्क की चीज़ें। लेकिन आज ये उससे एडवांस लेवल के ऊपर हम जाएंगे कि जो कि है ASP.NET कोर। इन दोनों के बारे में हम चीज़ें देखेंगे कि कंपैरिजन करके कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या, और इन दोनों में डिफरेंसेस ऐसे क्या हैं कि जो हमारी उस एप्लीकेशन को जो कि डॉट नेट फ्रेम पे बनी हो या डॉट नेट कोर पे बनी हो, तो इन दोनों को लेके हम हमारे पास डिफरेंसेस क्या बनते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहली चीज़ एज यूजल हमारे पास इंट्रोडक्शन है कि ASP.NET कोर दरअसल है क्या। ASP.NEट कोर हमारे पास वो फ्रेमवर्क है जो कि एडवांस लेवल है डॉट नेट फ्रेमवर्क का। और ये इसको हम ये इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस और क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क होने की वजह से आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है। तो ASP.NET कोर की चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होती हैं और लाइट वेट भी हैं एज़ कम्पेयर टू ASP.NEट फ्रेमवर्क। और अगर हम ये देखें कि वो क्यों हम यूज़ करें, वाई यूज़ ASP.NET कोर, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं कि एक तो ये ओपन सोर्स है और इसमें डिपेंडेंसीज इंजेक्शन जो होते हैं उसका सपोर्ट मिलता है हमें। और वो क्या होते हैं हम उसके बारे में भी आगे वीडियो के अंदर देखेंगे कि ASP.NET कोर के अंदर डिपेंडेंसीज इंजेक्शंस होते क्या हैं। और इसको यूज़ करते हम बहुत ज़्यादा अपनी एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस बेस जो चीज़ें देखी जाती हैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं। और ये खुद भी सपोर्ट देता है इस चीज़ को लेके, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के बिल्ड है, तो उस लिहाज से हमें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों को मैनेज करने के लिए सपोर्ट मिल जाती है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मिडल वेयर्स। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मिडल वेयर होते क्या हमारे पास और इनको हम यूज़ कैसे करें। तो पहली चीज़ तो ये है कि मिडल वेयर्स ये कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मिलके पाइपलाइंस मिलके एक कंपोनेंट बनाती हैं और फिर वो हमारी शक्ल इख्तियार करते हैं मिडलवेयर्स की। लेकिन ये चीज़ें होती क्या हैं, इनको अगर हम देखें तो ये वो हमारे पास हैंडलर्स भी इनको कहा जा सकता है जो कि हैंडल करते हैं हमारी हर रिक्वेस्ट को। अगर कोई हम रिक्वेस्ट भेज के कोई रिस्पॉन्स हमें चाहिए तो हमने उसको कैसे हैंडल करना है, ये उन चीज़ों के लिए काम करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए ASP.NET कोर के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं। तो इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं अपनी स्टार्टअप की क्लास में, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि जो हमने अपने राउटर्स कॉन्फ़िगर करने होते हैं और ऑथेंटिकेशन भी हम इसके थ्रू ही कॉन्फ़िगर करते हैं अपनी स्टार्टअप की क्लास में, ताकि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो ASP.NET कोर है इसको इस चीज़ का पता हो कि हमने अगर कोई चीज़ राउट अगर हमने सेट की है किसी भी चीज़ की, तो हमने उसको कैसे उस राउट को हमने कैसे चलाना है या कुछ भी ऐसी चीज़। और फिर आ जाते हैं एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग भी हम इसके थ्रू करवाते हैं कि अगर हमारा कोई रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा, अगर हम रिस्पॉन्स में कोई चीज़ मांग रहे हैं और उसके अगेंस्ट हमारा सर्वर काम नहीं कर रहा, कोई इशू आ गया, हमारा एसक्यूएल साइड डेटाबेस साइड नहीं काम कर रही, तो वो रिस्पॉन्स में हमें वो बता देगा कि ये इशू है। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास राउटिंग। राउटिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वेब एप्लीकेशन में ASP.NET को कोर को यूज़ करते हुए, कि हम इसमें ना हमने किस तरह किसी भी एक्शन मेथड को अगर कॉल करवानी है तो उसके अंदर हम कैसे किसी को हिट भेज के हमने वो चीज़ चेक करनी है। तो हम वो चीज़ें देखते हैं कि अगर कोई यूआरएल को कोई हिट जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऊपर किसी भी एक्शन मेथड के ऊपर हम
राउट डिफाइन कर देते हैं कि राउट है, होम कंट्रोलर होगा और होम कंट्रोलर का इंडेक्स व्यू है। तो जब वो उसके यूआरएल पे हिट हो तो कोई एक स्पेसिफिक जिसके ऊपर ये राउट सेट किया है मैंने होम स्लैश इंडेक्स का, तो उसके ऊपर ही उस एक्शन मेथड के ऊपर ही हिट आए। तो हम इस लिहाज से कुछ इसमें राउट सेट कर सकते हैं। और बाकी हम जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने कोई राउट सेट करवाना है, जैसे कि हम जब लॉगिन करके आते हैं तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट कौन से पेज के ऊपर इसको राउट करवाना है जब लॉगिन ऑथेंटिकेट हो जाए किसी भी यूज़र का, तो हमने वो कैसे करवाना है, तो हम उसमें इस तरह के कुछ यूज़ करते हैं और ये हमारी स्टार्टअप क्लास के अंदर हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद सबसे बेहतरीन चीज़ जो वेब एपीआईज़ को यूज़ करते हम इन चीज़ों में कर सकते हैं, वो ये है कि इसके हम अंदर ना एंड पॉइंट डिफ़ाइन कर देते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एंगुलर यूज़ कर रहे हो, तो एंगुलर से किसी भी रिस्पॉन्स के लिए आपने हिट भेज दिया ना सर्वर साइड कोड के अंदर, तो वो उसके एंड पॉइंट्स देखता है। उसको नहीं पता कि उसका एक्शन मेथड क्या है या उसका उसके मेथड में क्या लिखा है। उसने एंड पॉइंट पे भेजना है और एंड पॉइंट पे जाके जब वो हिट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली जो डेटाबेस से हमें क्यूरी चाहिए या कुछ भी, तो वो उसके रिस्पॉन्स में हमें चीज़ दे देगा। फिर इसके बाद हम हमारे पास पॉइंट आता है बिल्डिंग कंट्रोलर्स एंड व्यूज़। कंट्रोलर एंड व्यूज़ के बारे में हमने एमवीसी के अंदर देखा था कि हम कैसे कंट्रोलर बनाते हैं और उसके अंदर उसके रेलिवेंट हम व्यूज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर भी कुछ सिनेरियो वैसा है, लेकिन हम जो इसके अंदर कंट्रोलर यूज़ करते हैं ना, हम उसके अंदर कोई भी रिक्वेस्ट उसके अगेंस्ट जो हमें रिटर्न में रिस्पॉन्स आना है, हम वो चीज़ें देखते हैं कि हमने कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट डिफाइन कर दी। फॉर एग्जांपल हम बता देते हैं कि ये गेट टाइप है, ये पोस्ट टाइप है या डिलीट, इसमें कोई डिलीशन है, डिलीट टाइप है, तो हम उस पर ना टाइप डिफाइन कर देते हैं वर्ब की फॉर्म में जो होती है एच टी टी पी गेट या एच टी टी पी पोस्ट। तो फिर हम उसको उसके रिस्पॉन्स को मतलब अगर हमने उसको कंट्रोलर से व्यू साइड पे भेजना है, तो हम उसके अंदर हम बता देते हैं कि किस तरह हमने कोई डाटा व्यू बैक से या व्यू मॉडल की शक्ल में देना है। तो हम ये वर्ब यूज़ करते हैं और फिर उसके अगेंस्ट अगर हमने कोई रिक्वेस्ट भेजनी है तो वो हम भेजते हैं कंट्रोलर साइड से। इसी तरह फिर व्यूज़ की बात आ जाती है, तो व्यूज़ के अंदर हम डायनेमिकली एचटीएमएल सिंपल प्लेन एचटीएमएल भी यूज़ कर सकते हैं और सिंटैक्स का भी यूज़ करते हैं। और डाटा को अगर हमने कंट्रोलर साइड से, अब ये मैं प्लेन ये एस पी डॉट नेट कोर की बात कर रहा हूँ, इसके साथ कोई हमने फ्रंट एंड के लिए कोई एंगुलर या रिएक्ट का काम यूज़ नहीं किया। तो उसके अंदर हम फिर डाटा अगर हमने ट्रांसफ़र करना नहीं है, भेजना है कंट्रोलर साइड टू व्यू साइड, तो हमें व्यू बैग्स या व्यू मॉडल्स का की ज़रूरत पड़ती है। इसके बारे में जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास मॉडल बाइंडिंग और वैलिडेशन। मॉडल बाइंडिंग का सिनेरियो भी कुछ ऐसा ही है कि हमने कोई अगर अपनी इनपुट फील्ड मतलब एचटीएमएल साइड या क्लाइंट साइड कह लो जिसको, हमने उसके अंदर इनपुट फील्ड के अंदर हम उसको बाइंड कर देते हैं मॉडल के साथ, मॉडल के ऑब्जेक्ट के साथ, कि वो इजीली कंट्रोलर साइड से अगर कोई डाटा आ रहा है तो वो उसको वहीं पे हैंडल कर ले और देख ले कि हाँ ये चीज़ सही है कि नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल हम है, हमारे पास यूज़र का नेम है, यूज़र टेबल है, कोई यूज़र का नेम आ रहा है, हम उस यूज़र नेम को डायरेक्ट किस तरह मॉडल के थ्रू अपनी इनपुट फील्ड में यूज़ करते हैं, हम उस चीज़ से इसको हैंडल कर सकते हैं। फिर इसके अंदर वैलिडेशन की अगर बात है तो हम जैसे मैंने आपको बताया था कि हम मॉडल क्लास के अंदर अगर हमने कोई चीज़ बना रहे हैं जैसे एम्प्लॉय नेम है या एम्प्लॉय आईडी है, तो हम उसके ऊपर डाटा एनोटेशन यूज़ कर लेते हैं कि रिक्वायर्ड है, कोई रेंज है अगर उसकी तो वो रेंज यूज़ कर लेते हैं। सही है। फिर उसके बाद हमारे पास आती हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ए एस पी डॉट नेट कोर में जो मुझे लगती है, वो है डिपेंडेंसीज इंजेक्शन। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन होते क्या, अगर तो आप बिगनर लेवल पे नहीं है, अगर आपने पहले भी काम किया है तो आपको उससे अंदाज़ा होगा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन होते क्या हैं। तो एज अ बिगनर लेवल आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन के हेल्प के थ्रू हम कर क्या सकते हैं। तो ये हमारे ना कोड को ईज़ी तौर पे हमें किस तरह उसको लेके चलना है, मतलब कोई भी हम ना प्रोजेक्ट्स बना देते हैं डिफरेंट, कि एक ये प्रोजेक्ट है, मतलब एक आपने अच्छी बेस मतलब कंपनी में काम कर रहे हो तो उसके अंदर ना आप प्रोजेक्ट बना लेते हैं, मतलब डिफाइन करने के लिए लेयर्स जिसे हम कह सकते हैं कि एक लेयर होगी जिसके अंदर हमने सिर्फ डाटाबेस रखनी है, मतलब जिसके अंदर डाटाबेस का काम हो, कोई और चीज़ ना हो। एक साइड होगी इसकी कंट्रोलर्स होंगे, एक साइड होगी जिसके अंदर हम सर्विसेज और वो इंटरफेसेस यूज़ कर रहे हैं।
तो उनका रेफरेंसेस और एक दूसरे के साथ ताल्लुक क्या है, वो इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू हम रेफरेंसेस ऐड करके उनका लिंकेज बना सकते हैं, और ये हमारे उस फ्लो को बहुत अच्छे तरीके से चलाता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई सर्विस बनाई है जिसके थ्रू आपने लिंक किया हुआ है आपकी डेटाबेस से, क्या काम आपने लेने हैं कुछ भी, तो उस सर्विस को हमें अपनी स्टार्टअप की क्लास के अंदर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। मतलब हमें उसमें बताना पड़ता है कि ये हमारी सर्विस है, हमने इसको ऐसे यूज़ करना है, या हम इसको रेपोजिटरी पैटर्न्स भी यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर वाइज। मतलब अगर हम देख रहे हो इस पे डॉट नेट कोड का उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसमें हम इस तरह यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है रेस्ट एपीआईज। रेस्ट एपीआईज सबसे पहली चीज़, तो इसके ऊपर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इसमें अगर कॉमनली चीज़ें देखें ना कि क्या होती हैं, मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा रेस्ट एपीआईज पे ही। इसमें मैं डिफाइन करूंगा कि रेस्ट एपीआईज होती हैं क्या और उनका यूसेज क्या है और कैसे बनाई जा सकती हैं। तो पहले तो चीज़ हम ये देखते हैं कि रेस्ट एपीआईज होती क्या है। हम रेस्ट एपीआईज को बिल्ड करते हैं अपने कंट्रोलर साइड पे। फिर हमने अगर उसके रिटर्न में अगर कोई एक्शन मेथड बनाया, एक्शन मेथड से मुराद कि हम कोई वेब एपीआई बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमने उसके रिस्पॉन्स में अगर हमने क्लाइंट साइड पे कुछ भेजना है, तो हम उसमें रिटर्न में भेज सकते हैं जेसन में डाटा, जेसन फॉर्मेट में भी डाटा भेज सकते हैं। तो उसमें भी जा सकता है डाटा, और उसमें हमने किस तरह उसको आगे से हमने कैच करना है या शो करवाना है, तो हम उसमें बेसिकली अपनी रिक्वेस्ट बता देते हैं कि ये फैच टाइप है। मतलब अगर हम डाटा फैच कर रहे हैं तो ये गेट टाइप होगी, अगर हम कोई इंसर्शन करवा रहे हैं तो ये पोस्ट टाइप मेथड होगा। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन। सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन हमारे पास एयरपी डॉट नेट कोर में सबसे मेन चीज़ें हैं कि हमने अगर कोई यूज़र को लॉगिन हम करवा रहे हैं, तो हमने किस तरह उसको लॉगिन करवा के किस तरह से हमने उसको हैंडल करना है। लॉगिन करवाने के बाद कि हम उसको डीबी से पहले चेक कर लें कि वो ऑथेंटिकेट करता है कि भी नहीं। उसको मतलब कि हम एक रिक्वेस्ट भेज देंगे कि जाके यूज़र को जब वो लॉगिन कर रहा हो, तो हम उसको चेक करवा लें कि हाँ ये यूज़र हमारे पास वैलिडेट करता है। हम इसमें डाटा इनक्रिप्ट भी करवा सकते हैं कि हमने इंक्रिप्शन के थ्रू, मतलब हम किसी भी नॉर्मल यूज़र को विजिबिलिटी ना रहे कि ये किस तरह का डाटा है या क्या, ताकि ये हमारी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज़ को हम हैंडल कर सकें। और फिर फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने लॉगिन आपको वो दी है कि हम लॉगिन क्रेडेंशियल्स हमारे डेटाबेस में हैं, तो हम उसको ऑथेंटिकेट करें कि हाँ ये यूज़र वाकई हम इस चीज़ में है कि नहीं, इस जगह पे हमारे साथ काम कर रहा है कि नहीं, जो लॉगिन करके आना चाह रहा है हमारी वेब एप्लीकेशन में। तो उसको पहले डेटाबेस से जाके विद इन नैनो सेकेंड्स वो जाके उसको ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ ये यूज़र वैलिड है और डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। तो फिर उसको मतलब लॉगिन की इजाज़त दें किसी भी मतलब जो भी हमारी एप्लीकेशन है। तो ये वाली चीज़ें हमारी ASP डॉट नेट कोर के अंदर बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हैं, जिनको यूज़ करते हैं हम अच्छी लेवल पे लार्ज स्केल पे भी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको यूज़ करते हैं, हम एप्लीकेशन भी बनाएंगे, आगे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसमें भी आपको मैं चीज़ों को डिफाइन करके बताऊंगा छोटी छोटी वीडियोस में कि हमने ये चीज़ किस तरह बनाई है, किस तरह ये वर्क करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में ESP डॉट नेट कोर की बेसिक्स पता लग गई होंगी कि क्या होती हैं और क्यों ये ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू डॉट नेट फ्रेमवर्क, क्योंकि ये उसका रीराइट कोड है इन एडवांस लेवल, तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe and share. Thank you.